अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब और आप सब देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। 2 दिन कबल बाबरी मस्जिद को तबाह करने से मुताल्लिक़ CBI अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। अक्ल रखने वालों, दुनिया की समझ रखने वालों के लिए इसी फ़ैसले की उन्हें उम्मीद थी। हाँ, जिन लोग इस फ़ैसले से हैरान हुए, जो इस फ़ैसले को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने ये हेडिंग लगाई है। लेकिन फिर भी सोचने की ये बात है कि जो लोग सीना ठोक कर ऐलान करते थे कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद को उठाया है, हमने उसे तोड़ा है, आज इतने साल बाद अदालत कहती है कि जनाब, आपके मुजरिम होने का हमें कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए आप तमाम साहिबान बरी किए जाते हैं। खैर, आइए चलते हैं। आज हम एक नई क्रोनोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं। वैसे क्रोनोलॉजी बताने का डिपार्टमेंट इस मुल्क में किसी और के पास है, लेकिन मैं यहाँ आज आपके पास बाबरी मस्जिद की क्रोनोलॉजी लेकर आया हूँ। बाबरी मस्जिद कब बनी, फिर किस तरह सिलसिलावार इवेंट्स हुए और वो इवेंट्स का आज जाकर जहाँ पहुँची है, हम उनको आज अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होती है 1528 से। 1528 में मुग़ल के पहले हुक्मरान बाबर के जो जनरल थे मीर बाक़ी, उन्होंने अयोध्या में इस मस्जिद की तामीर की। और वो चूँकि बाबर के जनरल थे तो उन्होंने बाबर के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा, बाबरी मस्जिद के उन्वान से। तो बाबरी मस्जिद सबसे पहले 1528 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद 1855 ईस्वी में 1855 में ये होता है कि बाबरी मस्जिद जहाँ बनी हुई है उससे ठीक 1 किलोमीटर दूर, 1 से 1.5 किलोमीटर के सर्कल में एक और दूसरा मंदिर वाक़ है वहाँ पर, जिसका नाम है हनुमान गढ़ी मंदिर। ये हनुमान का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में चर्चा चल पड़ी थी कि बेसिकली वहाँ पहले एक मस्जिद थी जिसे तोड़कर ये मंदिर बनाया गया है। नतीजतन चंद मुसलमान जमा हुए, उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम अपनी मस्जिद को दोबारा हासिल करेंगे, और उन्होंने हनुमान गढ़ी मंदिर पर हमला करने का सोचा। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पहले से वहाँ पर तकरीबन 500 की तादाद में उस मंदिर के श्रद्धालु, जिन्हें बैरागीज़ भी कहा जाता है, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ उस मुस्लिम ग्रुप का क्लैश हुआ। मुस्लिम ग्रुप चूँकि कम तादाद में था तो बैरागीज़ ने उन तमाम को मार दिया। उनको मारते मारते वो उनके पीछे बाबरी मस्जिद तक पहुँच गए। लेकिन फिर इस झगड़े को सुलझाने के लिए उसके बीच में वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह आए। उन्होंने उन दोनों ग्रोहों के बीच में सुलह कराई। सुलह इस हद तक कराई कि जब अंग्रेज़ों से मुकाबले की नौबत आई तो ये दोनों ग्रोह आपस में मिलकर इन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। फिर उसके बाद 1859 में बाबरी मस्जिद के भगवान राम की जन्मभूमि होने के हिंदुओं के दावा जो पहले से हो चुका था, उसके बाद ब्रिटिशर्स के दौर इक़्तिदार के जो अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने बाबरी मस्जिद में एक फेंस लगा दी। बेसिकली था ये कि मस्जिद का इंटरनल जो इमारत थी उसके बाहर एक चबूतरा था जिसे राम की जन्मभूमि माना जाता था, और उस पर ही क्लेम की शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने ये किया कि जो बाहरी हिस्सा था फिर वो हिंदुओं को पूजा के लिए दे दिया और मस्जिद को नमाज के लिए रखा। फिर 1885 में महंत रघुबीर दास ने अयोध्या की उस वक़्त की जो लोकल कोर्ट थी उसमें अपनी एक पिटीशन डाली कि इन्हें इस बाहर के चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। इस अपील को अदालत ने उस तारीख़ में रिजेक्ट कर दिया, उसे कबूल नहीं किया। फिर मार्च 1943 में हिंदू और मुसलमानों में एक वहाँ पर फसाद हुआ जिसमें मस्जिद की गुंबद को कुछ नुकसान पहुँचा, फिर दूसरी इमारत की कुछ दीवारों को भी नुकसान पहुँचा, लेकिन उस नुकसान को बाद में ब्रिटिशर्स ने रिपेयर कर दिया। फिर 1947 आज़ादी का साल आता है। चूँकि इस इमारत पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ साथ शिया वक्फ बोर्ड भी अपना क्लेम रखता था, वो भी दावा रखता था, लेकिन उसके इस दावे को मकामी अदालत ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस मस्जिद पर इख्तियार सुन्नी वक्फ बोर्ड का होगा। फिर 22 दिसंबर 1949 आज़ादी के 2 साल बाद को बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू महासभा के चंद मेंबरान जो हैं वो आते हैं और मूर्तियाँ रख कर चले जाते हैं। विवाद पैदा होता है जिसकी उम्मीद थी। मुतालबा होता है कि चूँकि मस्जिद हैं, यहाँ रेगुलर नमाज होती है, तो जो मूर्तियाँ रखी गई हैं उसको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन उस वक़्त के जो कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नैयर, उन्होंने मस्जिद से मूर्तियाँ निकालने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो फसाद फैलने का ख़दशा है। हमको ये जान लेना चाहिए कि के नैयर जब अपनी पोस्ट से हटे
तो उन्होंने उस वक़्त की बीजेपी जनसंघ को ज्वाइन किया था और वो बाज़ाब्ता मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी इस पार्टी से बने थे। तो उन्होंने इस मूर्तियों के निकालने से इनकार करने के बाद मस्जिद को ताला लगा दिया और फिर वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की भी पाबंदी लग गई। फिर उस 1950 में फैज़ाबाद कोर्ट में मुसलमान और हिंदू दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी अर्ज़ी डाली, पिटीशन डाली, ये कहते हुए कि मुसलमानों का मुतालबा था कि मस्जिद में उन्हें दोबारा से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, उसके नमाज के लिए खोला जाए, और हिंदुओं की दरख्वास्त थी कि वहाँ पूजा करने की उन्हें इजाज़त दी जाए। लेकिन कोर्ट ने मस्जिद के दरवाज़े तो नहीं खोले, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन वहाँ के पुजारी को वक्ती तौर पर टेम्परेरीली पूजा करने की इजाज़त उन्हें मिल गई। फिर 1959 में ठीक 9 साल बाद जो है निर्मोही अखाड़ा जिसको हेड उस वक़्त महंत भास्कर दास करते थे, उनकी जानिब से एक थर्ड पिटीशन डाली गई, जिसमें उन्होंने जो डिस्प्यूटेड लैंड थी, जिस पर हिंदू भी मुतालबा करते थे, मुस्लिम भी मुतालबा करते थे, उस पर पूजा करने की उन्होंने इजाज़त मांगी। फिर 1961 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक चौथी पिटीशन डाली, फोर्थ पिटीशन उन्होंने डालकर मस्जिद के अंदर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगी। फिर 1981 के ईयर में एक इंसिडेंट होता है जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ज़मीन पर कब्ज़े की अर्ज़ी का मुतालबा कर लिया। अब तक जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद खोलने या नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांग रही थी, लेकिन फिर 1981 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाज़ाब्ता उस ज़मीन को दोबारा अपने कब्ज़े में देने का मुतालबा किया, जो पहले से सुन्नी वक्फ बोर्ड के पोजीशन में थी। फिर 1984 में 4 साल बाद राम जन्मभूमि मूवमेंट ने ज़ोर पकड़ा। हम देखते हैं कि उस वक़्त की नई आई भारतीय जनता पार्टी के लीडर LK एडवाणी उस तहरीक के रहनुमा बने, उन्हें बहुत ज़्यादा उससे प्रोजेक्शन मिला, वो उभर कर सामने आए। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जानकी रथ यात्रा के नाम से बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली तक एक रथ यात्रा निकाली। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इसी तरह की 6 और यात्राएं निकाली गई। उस वक़्त लोकसभा इलेक्शन हुए उसके साथ या उससे जुड़े हुए, लेकिन उस इलेक्शन में पूरे मुल्क की 541 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, जबकि बीजेपी ने अपना पूरा जोर राम मंदिर के इशू को लेकर लगाया था। फिर 1986 का यह आता है, PMO के हुक्म के तहत, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हुक्म के तहत, हिस्टोरियन रामचंद्र गुआहा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज ने बाबरी मस्जिद के दरवाज़े खोलकर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त वहाँ पर दे दी, जिसके जवाब में फिर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बुनियाद डाली और वहाँ से उसने इस इशू को टेकअप करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो वाक़या पेश आता है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो केस से मुतालिक जो फ़ैसला दिया था उसके ख़िलाफ़ में पार्लियामेंट ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को पास किया। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ क़ानून पास होने का, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का, इसका बीजेपी ने बाज़ाब्ता फ़ायदा उठाया और अयोध्या मूवमेंट को मज़ीद जो है मजबूत किया। इतना ऐसी चीज़ें हुई कि जिसके बाद LK एडवाणी को पार्टी का सदर बनाया गया, उनको और ज़्यादा अहमियत मिलकर आई। फिर 1989 में विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर जज देवकी नंदन अग्रवाल की उस जगह को उन्होंने शाखा बनाने की दरख्वास्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली। बाबरी मस्जिद के मामले पर पुराने फ़ैसलों को बरकरार रखा गया। उन्होंने जो ये दरख्वास्त डाली थी उसको कबूल नहीं किया गया और जो पुराना फ़ैसला था उसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। फिर 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी, जो कांग्रेस से उस वक़्त से के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को उस प्लेस पर, अयोध्या की उस जगह पर जहाँ बाबरी मस्जिद थी, शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन रखने की इजाज़त दे दी। वो शिलान्यास वहाँ पर परफॉर्म किया गया। फिर 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के प्रेसिडेंट LK एडवाणी, बाद में जो वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने, उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया, उसके लॉन्च कर दिया। लेकिन उस रथ यात्रा के सफ़र में, उस दौरान में बिहार के वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने उन्हें नवंबर 1990 को गिरफ़्तार कर लिया और उस यात्रा को आगे जाने नहीं दिया, जिसमें उनका जवाब ये था कि यात्रा अगर जितनी आगे बढ़ेगी उतना ज़्यादा मुल्क की सलामती को ख़तरा है, फसाद फैलने का ख़तरा है।
विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को भी इसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक और पुलिस के दरमियान एक छोटा सा क्लैश होता है। उस क्लैश में तकरीबन 20 लोगों की जानें जाती है। उत्तर प्रदेश में फिर इसके बाद और बहुत ज़्यादा फसादात की शुरुआत हो जाती है, फसादात सुलग जाते हैं। फिर उसके बाद 1991 में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। हम जानते हैं कि वीपी सिंह सर को उस वक़्त लोकसभा में 121 सीटें मिली थी और वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर कर आई थी। बीजेपी ने सपोर्ट किया था उसको, उनको सरकार बनाने का मौका दिया था, लेकिन 1991 में वो समर्थन वापस ले लिया। उसी वक्त जो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनती है और कल्याण सिंह बीजेपी की तरफ से वज़ीर आला का ओहदा संभालते हैं। फिर वक्त आता है 6 दिसंबर 1992 का। भारत की तारीख़ के बहुत सारे काले दिनों में ये वो काला दिन था जब बीजेपी लीडरान और वीएचपी के ज़िम्मेदारान, जिसमें एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे उमा भारती और दीगर लोग भी शामिल थे, उनकी तकारीर पर तकरीबन 1.5 लाख लोग वहाँ जमा हो गए। क्राउड ने मस्जिद पर हमला कर दिया और इसे चंद घंटों ही में तबाह कर दिया। ये भी बताया जाता है कि मस्जिद तोड़ने की बाज़ाब्ता प्रैक्टिस की गई थी। हालांकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था कि वो मस्जिद को टूटने नहीं देंगे, लेकिन जो हुआ वो असल वाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। ये वो कोई प्रशांत भूषण वाला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था, बल्कि उन्होंने वज़ीर आला होते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया था कि वह मस्जिद को टूटने नहीं देंगे, कोई गलत वाक़या होने नहीं देंगे, लेकिन वो हो गया। और बहुत सारे वेब पोर्टल्स पर या न्यूज़पेपर्स में इस बात को पेश किया गया है कि बाज़ाब्ता तोड़ने की प्रैक्टिसेस हुई थी, एक दिन पहले ट्रेनिंग दी गई थी और ये अचानक से होने वाला कोई इंसिडेंट नहीं था। ये इस तरह की रिपोर्ट्स अखबारात में पेश की जाती है। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद कार सेवकों ने अयोध्या में बसे मुसलमानों पर हमला कर दिया, उनके घर तोड़े, उन्हें लूटा। 18 मुसलमानों को मार दिया गया, उनके तकरीबन तमाम के घरों को, दुकानों को जला दिया गया। साथ ही साथ बताया जाता है कि 23 मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें भी तोड़ा गया। इसके फ़ौरन बाद पूरे मुल्क में फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मुंबई से लेकर, मुंबई सबसे अहम प्लेस माना जाता है, दीगर मकामात पर जो है तकरीबन 2000 लोगों ने इन फसादात में अपनी जान गंवाई। इन फसादात के बाद सरकार ने 2 FIRs रजिस्टर्ड की। एक FIR थी कार सेवकों के ख़िलाफ़ और दूसरी FIR थी आडवाणी, जोशी, उमा भारती वगैरह इन तरह के लीडरान के ख़िलाफ़, जिसमें इन लीडरान पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने कम्युनल स्पीचेस करते हुए लोगों को भड़काया और नतीजे में लोगों ने मस्जिद को तोड़ दिया। फिर 8 दिसंबर 1992 को बताया गया कि पाकिस्तान में वहाँ के मुसलमानों ने गुस्से में आकर तकरीबन 30 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाया। बाबरी मस्जिद तोड़ने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान सरकार ने एक दिन के लिए स्कूल्स और तमाम ऑफिसेस को बंद कर दिया। फिर 16 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव सरकार ने, उस वक़्त नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उन्होंने इस मामले की तहक़ीक़ात का ऐलान किया और उसके लिए जस्टिस लिब्राहन को ज़िम्मेदारी दी और लिब्राहन कमीशन को उन्होंने क़ायम किया। तो 1992 के दिसंबर के महीने में लिब्राहन कमीशन बनता है। फिर 1993 में, एक साल बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट, इस कानून के तहत बाबरी मस्जिद के आसपास की तकरीबन 67.703 एकड़ ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया। CBI ने केस अपने हाथ में लिया और आडवाणी के साथ दीगर 19 लोगों के ख़िलाफ़ मस्जिद तोड़ने पर उभारने के लिए चार्जशीट दाखिल की। फिर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त के उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह, जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुजरिम करार पाए थे, उन्हें अलामती तौर पर 1 दिन की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 2001 का साल आता है। फिर उसके बाद सेंट्रल में जो है NDA की सरकार बनती है और CBI की अदालत ने आडवाणी, मनोहर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और इस तरह के दीगर लीडरान के ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी या कंस्पिरेसी चार्जेस चल रहे थे, उनकी प्रोसीडिंग्स को, प्रोसेस को रोक दिया, उन्हें ड्रॉप कर दिया। तो बीजेपी की सरकार सेंटर में आती है और अब तक जो मामला चार्जेस पुश होते आए थे, उन चार्जेस को ड्रॉप करने का मामला 2001 में सामने आता है। फिर 2002 में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त वाजपेयी थे। उन्होंने अपने ऑफिस में बाज़ाब्ता अयोध्या सेल के नाम से एक डिपार्टमेंट कायम किया।
उसके लिए एक सीनियर ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह को जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बातचीत करके कोई सुलह का रास्ता इससे मुताल्लिक़ निकाले। लेकिन वहीं दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर को तामीर के वादे को ड्रॉप कर दिया, उसे मेंशन नहीं किया। लेकिन वहीं उसी के साथ साथ वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद ने बाज़ाब्ता मंदिर बनाने के लिए 15 मार्च की डेडलाइन का ऐलान कर दिया। अयोध्या में जगह जगह सैकड़ों रज़ाकार जमा हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, एएसआई को ये हुक्म दिया कि वो उस प्लेस पर जाए जहां मस्जिद तामीर थी, जहां मंदिर का दावा किया जा रहा है, वहां उसका एक्सकवेशन करे और इस चीज़ की जांच करे कि क्या वाकई वहां पर पहले मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। एएसआई ने 2003 में अपनी पहली रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें उसने ये बात पेश की कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के सबूत मौजूद हैं। हाँ, ये कभी नहीं कहा गया किसी भी रिपोर्ट में कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस बात की कभी भी किसी रिपोर्ट में पेशगी नहीं की गई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदुत्व के जो 7 लीडर्स पर बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए लोगों को भड़काने का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन उस वक़्त के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी के ख़िलाफ़ किसी किस्म के चार्जेस सीबीआई ने पुश नहीं किए दावे के बाद भी। हालांकि इस वक्त इस मकाम पर अडवाणी भी मौजूद थे जब उस मस्जिद को तोड़ा जा रहा था। उन्होंने ख़ुद इसको कबूल किया है और रिसेंट सीबीआई की अदालत के फ़ैसले में भी उसका जिक्र आया है। फिर 2004 में अदालत ने इस फैसले पर दोबारा गौर करने का हुक्म दिया, जिसमें अडवाणी पर मस्जिद को तोड़वाने के इल्ज़ाम से उन्हें सबकदोश कर दिया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया था, उन्हें रिलीफ़ कर दिया गया था। उस फैसले को दोबारा रिवाइज़ करने का सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने जो है फ़ैसला दिया, हुक्म दिया। 2005 में 6 लोग जिनको सरकार ने जो है लश्कर तैयबा क्या दहशतगर्द के तौर पे बताया था, उन्होंने राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। फिर उसके बाद जो है 2009 में लिब्राहन कमीशन ने अपने बनने के तकरीबन 17 साल बाद 1992 में लिब्राहन कमीशन बना था। 2009 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। कमीशन की रिपोर्ट में बहुत से बीजेपी लीडरान जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, प्रमोद महाजन, उमा भारती और विजय राजे सिंधिया और वीएचपी के लीडरान जैसे गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, शिवसेना के चीफ बाल ठाकरे, फॉर्मर आरएसएस लीडर के.एन. गोंदाचार्य को मस्जिद तोड़ने के मामले में मुजरिम करार दिया गया था। जो लिब्राहन कमीशन थी, 17 साल की तहकीक के बाद इन लोगों को मुजरिम करार दिया गया था। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में मौजूद जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। उनमें से 2/3 पार्ट जो है वो जो हिंदुओं की 2 पार्टियों ने अर्जी डाली थी उनको दे दी जाए और 1/3 पार्ट को सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। लेकिन चूंकि जिस बात की उम्मीद थी वैसा ही हुआ, दोनों ग्रुप्स, मुस्लिम और हिंदू दोनों ग्रुप्स को ये लैंड डिवाइडेशन का फ़ैसला मंजूर नहीं था, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में गए। 2011 में हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हिंदू और मुस्लिम पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी डाली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी। अर्ज़ी तो फौरी डाली गई थी, फिर 2011 में उस पर रोक लग गई। 2016 में जो है बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से एक अर्ज़ी डाली जिसमें बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने की उन्होंने इजाज़त मांगी थी। उस वक़्त नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके थे। बाबरी मस्जिद केस के सबसे पुराने अर्ज़ी डालने वाले हाशिम अंसारी की उस वक़्त मौत वाक़ई हो गई थी। फिर 2017 में हिंदू युवा वाहिनी के फाउंडर और गोरखपुर से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का ओहदा संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी के लीडरान, कार सेवकों पर क्रिमिनल चार्जेस के तहत मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। कल्याण सिंह को उस वक़्त लिस्ट से बाहर रखा गया था क्योंकि वो तब राजस्थान के गवर्नर थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बहुत से लीडर्स, जिसमें बाल ठाकरे भी शामिल हैं और भी दीगर लोग, उस वक़्त तक उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सुनवाई लखनऊ में होगी और 2 साल के अंदर अंदर सुनवाई को मुकम्मल हो जाना चाहिए। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी लीडरान के ख़िलाफ़ चार्जेस लगाए, लेकिन उन्हें
उसी वक्त ज़मानत भी दे दी। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई शुरू की, जो डिस्प्यूटेड लैंड का मामला था, ज़मीन पर जो दावे का मामला था, जिसमें स्वामी की पिटीशन को भी शामिल किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की एक बेंच को केस सौंपने से इनकार कर दिया। डिमांड ये थी, मुतालबा ये था कि इसका फ़ैसला 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनाए, लेकिन उस वक़्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई, जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक़्त के रंजन गोगोई हेड कर रहे थे। दीगर जजेस में जो लोग शामिल थे उसमें एस.ए. बोबड़े थे, एन.वी. रामाना थे, यू ललित थे और डी.वाई. चंद्रचूड़ मौजूद थे। लेकिन बेंच बनने के बाद हम देखते हैं कि जस्टिस यू ललित ने इस सुनवाई से ख़ुद को अलहदा कर लिया। उन्होंने इसमें शामिल होने की रजामंदी जाहिर नहीं की। उसके बाद एक नई बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फॉर्म की, जिसमें गोगोई CJI के अलावा जस्टिस बोबड़े थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, अशोक भूषण थे और साथ ही साथ जस्टिस S.A. नज़ीर को भी शामिल किया गया। फिर 14 अक्टूबर 2019 को अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अयोध्या में दिसंबर 10 तक सेक्शन 144 लगा दिया। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही ने हिदायत दी थी, क्योंकि फ़ैसला आने वाला था तो हालात ख़राब ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए पहले ही इक़दाम किए गए। फिर 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई के आखिरी दिन अचानक से केस के प्राइमरी जो मुस्लिम अर्जीदार थे, पिटीशन डालने वाले थे, उन्होंने अपना दावा इस दरख्वास्त के साथ वापस ले लिया कि सरकार इसके बदले में, वो इस लैंड को ले लेने के बदले में पूरे मुल्क में मौजूद जहाँ जहाँ इबादत गाहें हैं, डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पर लोगों के मुतालबे हैं, उन पर आँच ना आने दे, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले, तो वो ये अपनी अर्ज़ी वापस ले लेते हैं। लेकिन उनके इस ऑफ़र से, उनके इस स्टेप से दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स ने अपने आप को अलग रखा, वो इसके लिए राज़ी नहीं थे। साथ ही साथ VHP को भी ये बात मंजूर नहीं थी। फिर 8 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने बताया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड का फ़ैसला है वो कल यानी 9 नवंबर 2019 को सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। सबको फ़ैसले का इंतज़ार था। बहुत से समझ रखने वालों को उम्मीद भी थी कि किस तरह का फ़ैसला होने वाला है, और हुआ वही। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए, जिसमें ज़मीन को हिंदू ग्रुप के हवाले कर दिया और साथ ही साथ सरकार को हुक्म दिया कि वो अयोध्या ही में किसी प्रोमिनेंट प्लेस एरिया में 5 एकड़ जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए दे दे। ये फ़ैसला डिस्प्यूटेड लैंड के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर 8 मई 2020 को इस साल जो है बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने बढ़ा का एक्स्ट्रा टाइम दिया और कहा कि इससे मुताल्लिक़ फ़ैसला 31 अगस्त तक आ जाना चाहिए। ये बात भी हमारे सामने वाज़ह है कि जब डिस्प्यूटेड लैंड का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था तो साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो मस्जिद तोड़ने का एक्ट था वो इलीगल एक्ट था, वो क्रिमिनल एक्ट था और उसी के तहत उसके चार्जेस आगे पुश होने चाहिए। लेकिन अगस्त के महीने में जो इसका फ़ैसला सुनाया जाना चाहिए था, इसको और 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया, 1 और महीने का वक्त लिया गया। 5 अगस्त 2020 को फिर हम ये देखते हैं कि जब कोरोना काल से पूरी दुनिया जूझ रही थी और हमारा देश और ज़्यादा जूझ रहा था, उस दौर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन करने का ऐलान किया। वो ख़ुद उस भूमि पूजन में शरीक हुए, अपने साथ कुछ लोगों को, दूसरे लोगों को भी शरीक किया। लेकिन ये बात भी वाज़ेह थी कि जिन लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें की थी, यात्राएं निकाली थी, तोड़ने का दावा भी किया था, उनको इस भूमि पूजन में शरीक नहीं होने दिया गया। फिर हम देखते हैं कि मुल्क के तकरीबन तमाम चैनलों पर इस पूजन को बाज़ाब्ता टेलीकास्ट किया गया, पेश किया गया। फिर 16 सितंबर को पिछले महीने जो है 2020 को स्पेशल CBI कोर्ट ने बताया कि वो सुनवाई जो चल रही है तोड़ने से मुतालिक, डिमोलिशन से मुतालिक, इसका फ़ैसला सितंबर 30 को सुनाएगी। और फिर उसके बाद ये होता है कि 26 सितंबर 2020 को इस मामले की वन ऑफ द एक्यूज्ड उमा भारती, जो BJP की तरफ से सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्होंने BJP के सदर JP नड्डा को एक ख़त लिखा और कहा कि अगर 30 तारीख को उन्हें सज़ा सुना दी जाती है तो वो ज़मानत की दरख्वास्त नहीं करेंगी, वो अपने उस सज़ा के साथ कायम रहेंगी। फिर 30 सितंबर 2020, आज से ठीक 2 दिन पहले,
स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तमाम 32 मुलजिमीन को सबूत की कमी होने की बुनियाद पर बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो ये वो क्रोनोलॉजी थी, ये वो तारीख़ थी बाबरी मस्जिद की बनने से लेकर टूटने तक, फिर मुख्तलिफ़ विवादों तक, और अब जिन लोगों ने तोड़ा था उनसे मुताल्लिक़ फ़ैसले को लेकर। उम्मीद है कि हमने ये जो कोशिश इस उन्वान से आपके सामने पेश की है, इससे आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा, आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक नए उन्वान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।